हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। जैसा कि आपको पता है, आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी, उसकी हम एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और उसके हमने फर्स्ट 9 क्वेश्चंस को लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। उनमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि हमने अपने बेसिक पर अच्छे से काम किया और हमने इस मैपिंग को फॉलो किया, तो हमें कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं हुई। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको, बेसिक्स वाली वीडियो, एग्जांपल्स वाली वीडियो, क्वेश्चंस, ये सभी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आप जाके देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम मेनली 10th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, आज की वीडियो के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, तो बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ए ब्लैक एंड रेड डाई रोल्ड। अब फिर से वही बात आ गई जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, लास्ट वीडियो में भी बताई थी। एक डाई को 2 बार थ्रो करना या 2 डाइस को एक बार थ्रो करना, बात एक ही है। तो ब्लैक, अब आपको यहां पता है कि ब्लैक और रेड डाई रोल्ड, उनको 2 डाइस को फेंका गया। फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब यहीं से हमें हिंट मिल गया कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अब देखो, हम चाहे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें तो पता ही रहता है, बट पेपर में आपको नहीं पता होगा। तो मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया। ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि सम जो है वो ग्रेटर देन 9 है, गिवन दैट, अब ये इंपॉर्टेंट है, गिवन दैट ए ब्लैक डाई रिजल्टेंट इन ए 5। तो हमने सबसे पहले इस मैपिंग के अकॉर्डिंग हमने अपने क्वेश्चन को जो है वो ढंग से पढ़ लिया। अब हमें पता है कि इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो हम यही 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो क्वेश्चन को अगर समझें कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि सम जो है वो ग्रेटर देन 9 है, और गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेंट इन ए 5, ये इवेंट हो चुका है। एक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, दूसरा हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसकी सैंपल स्पेस जो है वो लिख लेते हैं। और आपको पता है, अगर 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो 36 केस बनेंगे। मैं आपको जस्ट लिख के दिखा देता हूं। अब देखो, ये मैंने आपको सैंपल स्पेस लिख के दिखाई है। तो जस्ट आपको थोड़ा सा फील देने के लिए मैंने ब्लैक डाई, मतलब पहले वाला ब्लैक डाई है हमारा, दूसरे वाला रेड डाई। आपको पता है इसी तरह से लिखते हैं। 1 को पकड़ लो, 6 तक खींच लो, 2 को पकड़ लो 6 तक, 3 को 6 तक, 4 को 6 तक। इस तरह से हम अपनी जो सैंपल स्पेस है वो लिख सकते हैं। अब देखो, क्वेश्चन हैज इक्वली इवेंट्स। मैं वही स्टेप सारे फॉलो कर रहा हूं। मैंने आपको पहले बताया था, चाहे क्वेश्चन इजी हो, टफ हो, मैं यही स्टेप्स फॉलो करूंगा। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, हमें ई और एफ इवेंट जो है वो अपने लिखने हैं। इक्वली इवेंट्स कैसे हैं आपको पता है, डाइस पे कुछ भी नहीं बताएगा कि ये डाइस अनफेयर है, फेयर है, तो मतलब फेयर है। तो 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 मतलब 1/36, इसकी निकाल लो। 3 की 1/6, 4 की 1/6, 1/36, तो सभी की 1/6, 36 है, सॉरी, ठीक है। तो अब देखो, ई इवेंट, हम 2 इवेंट लिखेंगे। अब जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, देखो अभी तक हमें जितने भी क्वेश्चंस किए ना, उन्होंने हमें इवेंट्स बना के दिए थे। तो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, किसकी प्रोबेबिलिटी, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है उसको हम ऊपर रखते हैं। तो अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करो सम ग्रेटर देन 9। तो मैं यहां पर लिख देता हूं सम ग्रेटर देन 9, ठीक है। अब एफ, जो इवेंट हो चुका है, गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेंट इन अ 5, तो लिख देता हूं ब्लैक डाई रिजल्टेंट इन 5। दोनों इवेंट्स लिख लिए। अब ई के फेवर में जो जो सैंपल पॉइंट्स है वो लिखते हैं। सम ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन 9 है, यहां पर भी कैच है, कई क्वेश्चंस में ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा रहता है। ग्रेटर देन 9 का मतलब है कि 9 से बड़ा, 9 नहीं होना चाहिए। तो इसका सम कितना बनता है 7, इसका 8, सबका छोटा ही बनेगा। 3 + 6 9 बनेगा, ये इंक्लूड हम नहीं करेंगे। 4 6, अब 4 6 का सम 10 बनेगा। 5 5 5 5, अब 5 6 का 11 बनेगा, ये भी इंक्लूड करेंगे। 5 4 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। 6 4 इसको भी इंक्लूड करेंगे। 6 5 इसको भी इंक्लूड करेंगे। 6 6 इसको भी हम इंक्लूड करेंगे। आप कोई भी उठा के देख लो, और कोई वो इसमें नहीं आएंगे। अब सेम वे से एफ की बात करते हैं, ब्लैक डाई रिजल्टेंट इन अ 5। अब ब्लैक डाई आपको दिख रहा है, तो रिजल्टेंट इन अ 5, ब्लैक डाई पर 5 हो तो 5 1, ठीक है, 5 2, 5 3। अगर किसी स्टूडेंट ने ब्लैक डाई को बाद में लिखा है, मतलब उसने पहले रेड सपोज किया, बाद में ब्लैक सपोज किया, तो भी आंसर को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वही आंसर आएगा। आंसर में हमारे कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। तो 5 1 5 2
5 3 5 4, ये भी आएगा। कुछ बच्चे सोचते हैं ये नहीं आएगा, उन्होंने कहा ब्लैक डाई पर 5 हो, ठीक है, 5 6 और ब्लैक डाई पर 5 कहीं पर नहीं है, तो ये हमारे इतने केसेस हैं। अब इंटरसेक्शन एफ, तो कॉमन क्या आ रहा है? 5 1 कॉमन है यहाँ पर? नहीं। 5 2 कॉमन है यहाँ पर? नहीं। 5 3 नहीं। 5 4 नहीं। 5 5 यस, 5 5 यहाँ पर है। उसके बाद 5 6 भी यहाँ पर जो है वो है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी। और आपको पता है इक्विलेटरली इवेंट्स हैं, तो जस्ट नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं? 2, टोटल नंबर ऑफ केसेस 36। सेम वे से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 1 2 3 4 5 6 और टोटल नंबर ऑफ केसेस 36। तो हमें P बाय एफ फाइंड करना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दो, ई इंटरसेक्शन एफ बाय एफ। इसकी वैल्यू है 2/36, इसकी वैल्यू है 6/36। अब ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, तो मेरे पास कितना रह जाएगा? तो मेरे पास रह जाएगा 2/6। अब ये भी आपस में कट हो रहे हैं, तो कट कर दो। तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया इसका? 1/3, जो परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। और इस क्वेश्चन को हमने बहुत इजीली सॉल्व किया, जो बोला वो किया। दो डाइस से बना रही है, वो बोल रहे थे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करो सम ग्रेटर देन 9, ई को वो लिख लिया, जो इवेंट हो चुका उसको एफ मान लिया, फॉर्मूला लगाया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। अब देखो उसी क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है। तो मैं सैंपल स्पेस पहले ही लिख चुका हूं, पहले भी समझा चुका हूं कि ब्लैक डाई को मैंने ब्लैक से रिप्रेजेंट किया, रेड को मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया। तो और ये भी लिख दिया क्वेश्चन हैज इक्विलेटरली इवेंट, सभी की प्रोबेबिलिटी 1/36 1/36 ही है, ये आपको पता है, हम पहले पार्ट में इसकी बात कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर फिर से वही बात, फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसमें भी हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ठीक है, ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम 8 गिवन दैट, तो फिर से यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि हमें अब इवेंट्स लिखने हैं। हमारी मैपिंग कहती है कि सैंपल स्पेस लिख लो, पहचान लो इक्विलेटरली इवेंट्स है या नहीं, उसके बाद इवेंट। अब ई इवेंट को लिख लेते हैं, बेसिकली है क्या? तो फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम 8, ऑब्टेन ए सम ऑफ 8, दोनों का सम जो है वो 8 आना चाहिए। गिवन दैट, जो इवेंट हो चुका है, द रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4, रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4, ठीक है। तो रेड डाई पर नंबर जो है वो 4 से कम आना चाहिए, ये इवेंट पहले हो चुका है, मतलब उस पर ये कम ही आएगा, हमेशा 4 से कम आएगा। तो ई के फेवर में सैंपल पॉइंट्स लिखते हैं, ऑब्टेन अ सम ऑफ 8, जिसका सम 8 बने, एग्जैक्टली 8, 2 और 6 आपके सामने ही है, ठीक है। इस सैंपल स्पेस बनाने का यही फायदा, आपको सब कुछ दिखता है। 3 और 5, 4 4, 5 3 और 6 2, और किसी का सम जो है वो 8 नहीं बन रहा, आप चेक कर सकते हो। अब एफ के फेवर में लिखते हैं, रेड डाई रिजल्टेंट इन अ नंबर लेस देन 4। मैंने आपको पहले भी बताया था, आप किसी को भी रेड डाई लिख सकते हो, मतलब पहले आप रेड डाई लिख सकते हो, बाद में ब्लैक डाई। अब मैंने इसी तरह से किया तो मैं इसी तरह से करवा रहा हूं, उससे हमारे क्वेश्चन को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब रेड डाई पर जो है वो नंबर 4 से कम आना चाहिए, मतलब 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है। तो रेड डाई पर जो 3 आया हुआ है ये रहा, 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3, 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3। अब सेम वे से 2 भी आ सकता है रेड डाई पर, 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2, ये भी लिख लेता हूं, 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2। अब सेम वे से 1 भी आ सकता है रेड डाई पर, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है, 1 1 2 1 3 1। आप रेड डाई को देखो, 4 1 5 1 6 1।
तो ये सारे एफ की फेवर में है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, ई इंटरसेक्शन एफ। तो कॉमन देख लो, 2 6 यहां पर नहीं है, 3 5 यहां पर कहीं पर भी नहीं है, 4 4 नहीं है, 5 3 यस है, 5 3 है, 5 3, 6 2, 6 2 ये रहा 6 2। तो दो ही केस कॉमन है, ठीक है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी इनकी बहुत इजी है क्योंकि ये इक्वली लाइकली इवेंट्स है, इसके फेवर में 2 हैं, टोटल 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ फाइंड कर लेते हैं, इसकी फेवर में काफ़ी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18/36। अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये बहुत इजी है। यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, 2/36 होल डिवाइड बाय 18/36। तो ये आपस में कट जाएगा, तो मेरे पास कितना रह जाएगा, 2/18। अब ये भी कट जाएगा, 1/9। तो मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड आंसर कितना आ गया, 1/9, जो परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। तो सेम वही क्वेश्चन था, सैंपल स्पेस लिख ली हमने, जस्ट इवेंट पहचानने थे, सम 8 हो जिनका, तो वो लिख लिए। रेड डाई पर नंबर लेस देन 4 हो, मतलब 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। तो 3 वाले सारे लिख लिए, 2 वाले सारे लिख लिए, 1 वाले सारे लिख लिए, कॉमन लिख लिया, और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 11th की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ए फेयर डाई इज रोल्ड, डाई को एक बार रोल किया गया, कंसीडर द इवेंट्स। अब इवेंट्स हमें पहले ही दे दिए गए हैं, 1 3 5 2,3, जी कितना 2 3 4 5। तो फाइंड, इसके 3 पार्ट्स हैं, तो जो थर्ड पार्ट है वो काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थर्ड पार्ट जो है वो समझने वाला है। तो ई बाय एफ फाइंड करना है, एफ बाय ई फाइंड करना है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, हमें पता ही है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, तो सैंपल स्पेस जो है वो लिख लेते हैं एक बार, 1 2 3। हमेशा सैंपल स्पेस जरूर लिखा करो, ठीक है। तो सैंपल स्पेस मैंने लिख लिया। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, एफ ई, मतलब एफ ई बाय एफ और एफ बाय ई। तो सबसे पहले इवेंट्स को लिख लेते हैं। अब इवेंट है हमारा ई 1 3 5, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, और एफ बी जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो फाइंड कर लेते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा, कॉमन क्या है इसमें, कॉमन क्या है इसमें, 3। अब ये जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिखा है, आपको पता है क्वेश्चन इजी हो टफ हो हमेशा लिखते हैं, ताकि हमारा माइंड सेटअप उस तरह बन जाए, हम हमेशा क्वेश्चन को इसी तरह से सोचें। तो ये हमें पता है कि इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 1/6 सबकी 1/6 ही है। तो प्रोबेबिलिटीज फाइंड करते हैं। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। अब इसके फेवर में 1 है, टोटल कितने हैं 6। अब ऐसा करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी निकाल लो, क्योंकि दोनों चाहिए। ई के फेवर में कितने हैं 3, टोटल कितने हैं 6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी निकाल लो, ई के एफ के फेवर में 2 है, टोटल कितने हैं 6। अब उन्होंने कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ फाइंड करो, ई बाय एफ। इसका फॉर्मूला लिखते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 1/6, एफ कितना है हमारा 2/6। अब ये दोनों आपस में कट हो गए, तो मेरे पास मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई कितनी, 1/2। सेम वे से ये भी कैलकुलेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई। ये भी आपको पता है, इसका फॉर्मूला भी वही रहेगा, दोनों का कॉमन पोर्शन डिवाइड बाय जो नीचे है। अब ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 1/6 है, इसकी 3/6 है, दोनों आपस में कट हो जाएंगे। तो मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड आंसर कितना आ गया, 1/3। दोनों आंसर परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच हो रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन थे। सेम वे से इसका सेकंड पार्ट जो है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अब देखो ये आपका सेकंड पार्ट है। अब यहाँ पर ई जी और जी ई के बारे में बात हो रही है, तो मैंने दोनों ई और जी लिख लिया, आपके सामने है। तो इनका कॉमन पोर्शन देख लेते हैं। तो कॉमन पोर्शन कितना आएगा, 3 और 5। तो ये एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है, क्वेश्चन हैज इक्वल इवेंट्स। तो इनकी मैंने यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ लिख दिया, यहाँ पर जी आएगा।
अब देखो यहाँ बेसिकली ई इंटरसेक्शन जी था 3, मैंने लिखने में गलती कर दी थी 3 5, ठीक है। तो क्वेश्चन हैज इक्वली इवेंट्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे लिए बहुत ईजी है ई इंटरसेक्शन जी की। अब ई इंटरसेक्शन जी के फेवर में 2 हैं, टोटल कितने हैं 6। सेम वे से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी निकाल लो, ई के फेवर में 3 हैं, टोटल कितने हैं 6। सेम वे से प्रोबेबिलिटी ऑफ जी भी निकाल लो, ई के फेवर में है, सॉरी जी के फेवर में है 4, टोटल कितने हैं 6। अब जो नेक्स्ट पेज पे इसका फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो आपको पता है हम यहाँ पर थे, तो ई बाय जी का हमें फॉर्मूला लगाना है, तो वो लगा देते हैं। तो ई इंटरसेक्शन जी की वैल्यू है 2/6, जी की वैल्यू है 4/6, तो इन दोनों को आपस में कट कर देते हैं। तो मेरे पास ई बाय जी की वैल्यू कितनी आ गई 2/4। अब ये भी आपस में कट हो जाएगा, तो मेरे पास मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया 1/2, ठीक है। अब सेम वे से इन्होंने ये भी बोला है आल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाय ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉमन दोनों का पोर्शन डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब कॉमन की वैल्यू है 2/6, ई की वैल्यू है 3/6। अब ये आपस में कट हो जाएगा, तो मेरे पास मेरी फाइनल वैल्यू आ गई कितनी 2/3। अब सेम वे से इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो अब देखो ये 11th का थर्ड पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें मैंने जस्ट दोबारा से लिखा है आपके लिए। बेसिकली हमें ई यूनियन एफ बाई जी और ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी हमें फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन को वैसे 2 मेथड से किया जा सकता है, मैं आपको सेकंड मेथड वैसे ही बता दूंगा वर्बली आपको, ठीक है। तो सबसे पहले नाउ आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ बाई जी का एक फॉर्मूला होता है, आप याद करो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी। ये क्या होता है, पहले बाय मतलब ए बाई एफ बी बाई एफ दोनों की इंटरसेक्शन। अब यहां पर क्या होगा ई बाई जी एफ बाई जी माइनस दोनों की इंटरसेक्शन बाय जी। अब देखो हम ई बाई जी जो है वो पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। अब जो भी हमें एफर्ट्स करनी है, मतलब इसको आप नंबर 1 मान लो, एफ बाई जी और ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी के लिए करनी है। वैसे मैंने आपको बताया ना इसका एक और मेथड भी है, वो थोड़ा शॉर्टकट है, वो भी आपको बताऊंगा बाद में, पहले इस मेथड से कर लेते हैं। तो बेसिकली हमें एफ बाई जी और ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी फाइंड करना है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, एफ बाई जी को जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो अब देखो एफ बाई जी फाइंड करने के हमने एफ और जी लिख लिए, तो इनकी इंटरसेक्शन कर लेते हैं हम। 2 और 3 इसमें कॉमन आएंगे। अब क्वेश्चन में इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत इजी आ जाएगी। इसके फेवर में 2 हैं, टोटल 6 हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ जी भी निकाल लो, इसके फेवर में 4 हैं, टोटल 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, तो 2/6 होल डिवाइड बाय 4/6, तो ये आपस में कट हो जाएगा। तो मेरे पास कितना रह जाएगा 2/4। अब ये भी आपस में कट कर दो, आप ये भी आपस में कट कर दो, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई जी कितनी आ गई 1/2, ठीक है। अब हमारे पास क्या रह गया ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी। अब उसको भी हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। अब देखो इसको हमें फाइंड करना है। अब आपको कंफ्यूजन ना हो तो आप क्या करो, लेट ई इंटरसेक्शन एफ को एक नया नेम दे दो डी, ठीक है। अब डी में कौन कौन से वैल्यूज आएंगी, पहले ही ई इंटरसेक्शन एफ जो सेट वो निकाल लो। इसमें कॉमन क्या है, ओनली 3। तो बेसिकली नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी को मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई जी, क्योंकि इसको लेके काफ़ी कंफ्यूजन रहती है। इसको मैंने नेम डी दे दिया, तो डी बाई जी हमें फाइंड करना है। डी बाई जी क्यों ना, मतलब डी क्यों नेम दिया, क्योंकि अब आप इसका फॉर्मूला जानते हो। इसका फॉर्मूला कितना है आपको पता है। इसका फॉर्मूला अगर मैं आपको रफ में लिख के दिखाऊं तो डी इंटरसेक्शन जी अपॉन जी, ठीक है। तो यानी कि हमें डी अब क्या चाहिए, डी इंटरसेक्शन जी निकाल लो। डी और जी में क्या कॉमन है 3, जी तो आपको पता ही है। तो क्योंकि इक्वली इवेंट्स हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेते हैं। डी इंटरसेक्शन जी 1 फेवर में है,
टोटल 6 हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी भी निकाल लो, टोटल फेवर में 4 हैं, टोटल 6 हैं। ठीक है, तो अब डी बाय जी, इसका आंसर कितना आएगा, डी इंटरसेक्शन जी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। इसकी वैल्यू है 1/6, टोटल इस नीचे की वैल्यू है 4/6, तो ये आपस में कट हो जाएगा, तो मेरे पास कितना आ गया 1/4। तो विच एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाय जी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय जी इज इक्वल टू 1/4। तो अब मुझे क्या करना है, इन सभी वैल्यूज़ को 1 में फिल करना है। अब देखो ये सभी वैल्यूज़, इसको तो हम फर्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट में कैलकुलेट कर चुके हैं, इसको हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था, इसको भी। ठीक है, सभी वैल्यूज़ को 1 में फिल करते हैं, तो मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ई बाई जी की वैल्यू 1/2 है, इसकी भी 1/2 है, इसकी -1/4 है। तो इसको जिस तरह से मर्जी आप सॉल्व कर सकते हो। 1/2 कितना होता है, वैसे 1 होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। 2/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ बाई जी, ये कट हो जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पर 1। ठीक है, 1 - 1/4, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 - 1/4 मतलब 3/4। तो इस तरह से ये वैल्यू भी आ गई और ये वैल्यू पहले से ही आ चुकी है, ये दोनों वैल्यूज़ पूछी गई थी, तो आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो अब देखो इस तरह से हमने इसको भी कैलकुलेट कर लिया और ये पहले से ही हमारा दोनों पार्ट हमारे जो है सॉल्व हो चुके हैं। तो इसमें जो मुश्किल जो बच्चों को कंफ्यूजन लगती, देखो सबसे पहले हमने ये फॉर्मूला देखा, इसकी वैल्यू हम पहले कर चुके थे, इसको हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है। बच्चों को यहाँ पर दिक्कत आती है, तो वहाँ पर मैंने आपको ईजी तरीका बताया कि इसको ना आप एक सेट मान लो, इसका क्या अलग से नेम रख लो, MNOP जो मर्जी, मैंने डी रख लिया। अब इसका मतलब हमें डी बाई जी फाइंड करना है, तो वो फॉर्मूला हमें लगाना आता है। अब इसका एक शॉर्टकट भी है जिससे आप इसकी वैल्यू इसको लगाए बिना ही कैलकुलेट कर सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। अब देखो ये शॉर्टकट मेथड है, अब इस पर मत जाना, ये मैंने पहले वाला ही रिपीट किया, इसको छोड़ दो, मैं सिर्फ ई यूनियन एफ बाई जी की बात कर रहा हूँ। अब देखो इसका शॉर्टकट देखो, पिछले उसको करने पहले हमने एफ ई बाई जी तो हमें चाहिए ही चाहिए, एफ बाई जी मतलब मान लो अगर आपको पेपर में डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको ई बाई जी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, एफ बाई जी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और इंटरसेक्शन तो कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। ई यूनियन एफ को कोई नेम मान लो के, तो इन दोनों की यूनियन में कितने आएंगे 1 2 3 5। ठीक है, ये एलिमेंट लिख लिए। अब मतलब मुझे पी के बाई जी फाइंड करना, नेम रखने का फायदा यही है कि आप उसको रिलेट कर पाते हो। तो के बाई जी फाइंड करना है, मतलब हमें के इंटरसेक्शन जी अपॉन जी फाइंड करना है। तो के इंटरसेक्शन जी कितना है, मतलब कॉमन के और जी में कॉमन कितना है 2 3 5, तो 3/6, जी की प्रोबेबिलिटी 4/6 है, तो इस तरह से हमने 3/4 इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, जो काफ़ी एफर्ट्स के बाद आई थी हमारी लास्ट पेज पे। अब ये तो मैंने रिपीट ही किया है। ई इंटरसेक्शन एफ को भी अगर आपको शॉर्टकट में करना हो, जो हम लास्ट पे कर भी चुके हैं, डी मान लो, कॉमन क्या है 3, तो डी बाई जी फाइंड करना है, तो डी इंटरसेक्शन जी भी 3 आएगा, 1/6 4/6, और अल्टीमेटली इस क्वेश्चन को हमने बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसी मेथड से इसको कर सकते हो, और मेरी नॉलेज में जो मेथड थे मैंने आपको बता दिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 12th की बात करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Assume that each born child is equally likely to be a boy or girl. तो इस लाइन का मतलब ये है कि अगर किसी फैमिली में कोई बच्चा है, वो बॉय है या गर्ल है, उसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, यहां से हमें हिंट मिल गया कि बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट, इसके 2 पार्ट्स हैं, तो यंगेस्ट इज ए गर्ल, एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको लगा होगा कि ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। यस, हम कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड जो बिल्कुल सेम है, जस्ट बॉय गर्ल का पूछने में क्वेश्चन डिफरेंस आ गया। और अगर आप क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर सेकंड को अच्छे से पढ़ के आए हो, तो वहां पर ये लाइन नहीं लिखी गई थी, और मैंने आपको वहीं पर बताया था कि अगर किसी क्वेश्चन में नहीं लिखा गया कि बॉय या गर्ल, देखो इसका मतलब ये है कि वो सब कुछ फेयर की बात कर रहे हैं, कि सबकी प्रोबेबिलिटी एक ही है। ठीक है, सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है, एक। अगर कुछ नहीं लिखा तो मतलब बॉय और गर्ल की प्रोबेबिलिटी एक ही है, तो हम उसको इक्वली लाइकली इवेंट्स का ही क्वेश्चन मानते हैं।
अब हमें ये क्लियर है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, क्वेश्चन की स्टोरी हमने अच्छे से समझ ली है। तो सबसे पहले हमारी जो मैपिंग है वो कहती है कि इसमें हम 4 स्टेप्स, सैम्पल स्पेस और चेक फॉर इक्वली लाइकली इवेंट्स, इसको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले इसकी सैम्पल स्पेस जो है वो लिख लेते हैं। अब देखो इसकी सैम्पल स्पेस लिखनी बहुत ईजी है। बी का मतलब बॉय, जी का मतलब गर्ल। अब ये हो सकता है कि फैमिली में अगर 2 बच्चे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, अब देखो 2 बच्चे हैं ना, तो ये दोनों बॉय हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि पहला बॉय हो दूसरी गर्ल, ये भी हो सकता है पहली गर्ल फिर बॉय, ये भी हो सकता है कि दोनों गर्ल्स हों। और हमें क्वेश्चन में यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि ये इक्वली लाइकली इवेंट्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हैज़, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि क्वेश्चन हैज़ इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 भी याद करो, वहाँ पर मैंने आपको बताया था बॉय की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, गर्ल की 1/2 है, तो 1/4 1/4 1/4 1/4 सभी की प्रोबेबिलिटी सेम है। अब इसके बाद हमें चेक करना है किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, कौन सा इवेंट हो चुका है। तो लेट ई, तो ई मान लेता हूं जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोथ आर गर्ल्स, मैं लिख देता हूं बोथ आर गर्ल्स। अब देखो ई का मतलब क्या है, बोथ आर गर्ल्स, मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। अब अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, फर्स्ट पार्ट जो है वो यहां पर लिखा गया है गिवन दैट द यंगेस्ट इज अ गर्ल। यंगेस्ट क्या होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं पहले, मतलब ये इवेंट जो है ये पहले हो चुका है। यंगेस्ट का मतलब क्या होता है, देखो हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ई की, जब एफ इवेंट जो है वो पहले हो चुका है। अब देखो ई के फेवर में एलिमेंट्स लिखते हैं, बोथ आर गर्ल्स, तो एक ही केस आएगा जी जी। अब एफ के फेवर में लिखते हैं, अब आपको पता है यंगेस्ट, यंगेस्ट मतलब छोटा। अब छोटा कौन होगा, जो बच्चा बाद में होगा। देखो ये यहाँ पर पहले बॉय है फिर गर्ल है, मतलब यहाँ पर गर्ल जो है वो छोटी है, यहाँ पर ये वाला बॉय जो है ये छोटा है, यहाँ पर ये वाला बॉय छोटा है इस गर्ल से। इस सिचुएशन में ये वाली गर्ल छोटी है, जो बाद में है वो छोटा है। तो यंगेस्ट इज ए गर्ल, मतलब जो बाद में है वो क्या है, गर्ल है। यंगेस्ट इज अ गर्ल, तो छोटा बच्चा जो है वो गर्ल है, मतलब बी जी, जो बाद में है बच्चा वो गर्ल है। तो ये केस भी आ सकता है, ये नहीं आ सकता, ये दोनों आ सकते हैं, यंगेस्ट इज ए गर्ल, यंगेस्ट इज ए गर्ल। अब आपको पता है ई इंटरसेक्शन एफ, तो दोनों में कॉमन क्या है, जी जी। अब क्योंकि ये क्वेश्चन इक्वली लाइकली इवेंट्स का है, तो अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो ई इंटरसेक्शन एफ की, इसके फेवर में 1 है, टोटल 4 है। एफ की भी निकाल लेते हैं, एफ के फेवर में 2 है, टोटल 4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ बाय एफ, ठीक है जी। और ई इंटरसेक्शन एफ मतलब 1/4 डिवाइड बाय 2/4। अब ये दोनों आपस में मतलब कट हो गए, तो मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया कितना, 1/2, जो परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। ठीक है, यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब सेम वे से इसका सेकंड पार्ट निकाल लेते हैं। अब सेकंड पार्ट के लिए भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, बोथ आर गर्ल्स, तो यहां पर भी जो हमारी मतलब कि वो है गर्ल्स, मतलब ई इवेंट है वो यही रहेगा, बोथ आर गर्ल्स। अब एफ इवेंट यहां पर बदल चुका है, गिवन दैट एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल, एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए, एक से ज़्यादा भी, कम से कम एक लड़की हो, एक से ज़्यादा भी जो है वो हो सकती है। अब देखो ई वही बोथ आर गर्ल्स मतलब जी जी। अगर मैं एफ, सॉरी इसको ऐसा करो, इसको एफ नेम मत दो, आपको कंफ्यूजन होगी, इसको एक नया नेम रख देते हैं जी। अब देखो इसका नेम मैंने जी रख लिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब जी मतलब एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, मतलब एक गर्ल हो, बी जी जी बी, दोनों भी हो सकती हैं क्योंकि एटलीस्ट बोला है। ठीक है, अब इनकी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन जी, तो कॉमन क्या है, जी जी। अब क्योंकि ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं तो इनकी प्रोबेबिलिटी निकालना मेरे लिए बहुत ईजी है। इसके फेवर में
1, टोटल कितने हैं 4। जी के फेवर में 3 हैं, टोटल कितने हैं 4। तो पी ई बाय जी हमें फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला वही ई इंटरसेक्शन जी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। ई इंटरसेक्शन जी की वैल्यू है 1/4, इसकी वैल्यू है 3/4, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, तो मेरे पास मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा कितना 1/3। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लिया, और ये जो हमारा आंसर है, दोनों आंसर जो है वो परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहे हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या था, जस्ट लैंग्वेज थी। सबसे पहले तो हमने ये पता लगाया कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। अब जैसे ही हमें पता लगा कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, तो मैंने सैंपल स्पेस लिखी, ये इक्वल लाइकली इवेंट्स का क्वेश्चन है, ये चेक कर लिया। अब उसके बाद जो जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको हम हमेशा ई मानते हैं, मतलब जिसको हम ऊपर रखते हैं, और जो इवेंट हो चुका है, जैसे गिवन दैट यंगेस्ट इज अ गर्ल, तो वो नीचे मतलब एफ। यंगेस्ट इज अ गर्ल, अब बोथ आर गर्ल्स तो पता ही है जी जी। यंगेस्ट इज अ गर्ल मतलब छोटा बच्चा, तो जो बाद में बच्चा है वो छोटा है। अब वो बोल रहे हैं कि यंगेस्ट इज अ गर्ल, मतलब ये वाला केस, जी जी ये वाला केस, तो कॉमन पोर्शन और अल्टीमेटली फॉर्मूला लगाया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब सेम यहां पर ई तो वही रहेगा, जी एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, तो दोनों मतलब कम से कम एक गर्ल हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं, बी जी जी बी जी जी। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया, और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 13th की बात करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। देखो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको कंफ्यूज कर सकती है, बट अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको एक एक बात अच्छे से समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। एन इंस्ट्रक्टर हैज़ अ क्वेश्चन बैंक, एक इंस्ट्रक्टर के पास एक क्वेश्चन बैंक है कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। तो 300 उसमें इजी ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हैं और 200 उसमें डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हैं। 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब एमसीक्यू जो है वो 500 है इजी वाले। 400 डिफिकल्ट एमसीक्यूज हैं उसमें, 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो अब क्वेश्चन पूरा हो गया, मतलब स्टोरी पूरी हो गई है। अब क्वेश्चन पूछा गया उसमें से, इफ अ क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, कोई क्वेश्चन सेलेक्ट किया जाता है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन ईजी क्वेश्चन। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक ईजी क्वेश्चन होगा, गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब इस वर्ड ने पूरा क्वेश्चन चेंज कर दिया, गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से होगा, मतलब ये इवेंट जो है ये पहले हो चुका है। अब हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा और हमें आइडिया होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, मतलब कंसेप्ट हमें क्लियर है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। तो हम सैंपल स्पेस चेक फॉर इक्वली लाइकली इवेंट्स, इसको हम चेक कर लेते पहले। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस जो देखो 300, 200, 500, इन सब की हम सैंपल स्पेस नहीं लिख सकते। याद करो एग्जाम्पल नंबर 4 जिसमें कुछ 1000 बच्चे थे, उसमें से 430 गर्ल्स थी। मैंने आपको समझाया था कि इस तरह के क्वेश्चंस में हम हमेशा एक टेबल या फ्लो चार्ट बना के देखते हैं ताकि हमें थोड़ा सा क्वेश्चन का आइडिया लग सके। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है और एमसीक्यू क्वेश्चन है, दो तरह के क्वेश्चन हैं। अब देखो इसमें भी कैटेगरी बनाई गई है, इसमें मतलब अगर मैं आपको बताना चाहूँ इसको चलो ऐसे लिख लो इजी। अब ट्रू फॉल्स भी इजी हैं, वो कितने हैं 300। एमसीक्यू भी इजी हैं, वो कितने हैं 500। अब सेम वे से डिफिकल्ट भी हैं। अब डिफिकल्ट जो है वो ट्रू फॉल्स के कितने हैं 200, वो 200 है, और डिफिकल्ट जो है वो मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हैं 400। ठीक है, तो अगर आप टोटल करना चाहो तो टोटल इजी क्वेश्चन हमारे पास 800 है, टोटल डिफिकल्ट क्वेश्चन हमारे पास 600 है, टोटल 1400 क्वेश्चन है। आप चाहे इसको ऐसे चेक कर लो, चाहे जिस तरह से मर्जी चेक कर लो। तो हमें पूछा ये गया है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि इट इज एन इजी क्वेश्चन। तो अगर हमें सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा गया होता है, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, तो इजी क्वेश्चन टोटल कितने हैं 800 डिवाइड बाय 1400 हमारा आंसर आ गया था। बट यहाँ पर एक इवेंट हो चुका है, मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। तो सैंपल स्पेस तो नहीं लिखूंगा, एक टेबल जो है वो यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ। तो पहले टेबल जो है वो बना लेते हैं। तो अब देखो
ये मैंने टेबल आपके लिए बनाया कि ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है, एमसीक्यू के क्वेश्चन है, उसमें भी इजी और डिफिकल्ट है। ठीक है, ये आपको बनाना आता है। तो ट्रू फॉल्स के इजी क्वेश्चन कितने हैं 300 और डिफिकल्ट कितने हैं 200। एमसीक्यू के इजी क्वेश्चन 500 है और अपना डिफिकल्ट कितने हैं 400। तो टोटल इजी क्वेश्चन कितने हो गए 800, टोटल डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गए कितने हो गए 600। अगर आप ऐसे कुछ पूछेंगे तो हम वैसे भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा हम उस तरह से आंसर कर सकते हैं। टोटल क्वेश्चन हमारे पास 1400 है। ठीक है, अब तो इस तरह के क्वेश्चन में हम सैंपल स्पेस तो नहीं बना सकते, बट ये टेबल हम बना सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन इक्वली इवेंट्स क्या है, क्योंकि वी कैन सेलेक्ट, हम अगर 1400 हमारे सामने क्वेश्चन है तो किसी भी क्वेश्चन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/1400। कुछ नहीं बताएगा कि ऐसा कुछ नहीं बताया गया हमें कि वो क्वेश्चन ज़्यादा सेलेक्ट हो सकता है। तो ये इक्वल प्रोबेबिलिटी मतलब इक्वली लाइकली इवेंट्स का क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मतलब हमारे जो फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सैंपल स्पेस भी लिख ली, मतलब हमने टेबल बना लिया, ये भी चेक कर लिया। अब 2 इवेंट्स लिखने हैं, तो सबसे पहले लेट ई लिखते हैं। ई मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। कभी भी कंफ्यूजन हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन? इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। तो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ये एक इजी क्वेश्चन है। अब एफ का मतलब क्या होगा? गिवन दैट इट इज अ एमसीक्यू, इट इज अ एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, अब जिस तरह से आपको पता है कि इस तरह के क्वेश्चन में हम सैंपल स्पेस नहीं बना सकते, तो इसके हम फेवर में जो है वो चीजें भी नहीं लिख सकते, हमें खुद से गेस करना पड़ता है। तो ई इंटरसेक्शन एफ भी देख लेते हैं, हम आपको लिख के दिखा देता हूं। अब देखो ये ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है, देखो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या होता है? कॉमन पोर्शन। ई कहता है कि वो इजी क्वेश्चन हो, एफ कहता है कि वो एमसीक्यू हो। तो मतलब एन इजी क्वेश्चन एंड एमसीक्यू, मतलब वो इजी भी हो और एमसीक्यू भी हो। तो इस तरह से हम थोड़ा सा गैस मार सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है इनकी, जस्ट आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ई इंटरसेक्शन एफ, तो इजी भी हो, देखो एन इजी क्वेश्चन एंड एमसीक्यू, इजी भी हो और एमसीक्यू भी हो, इजी भी हो और एमसीक्यू भी हो। मतलब वो यहां पर इस चीज की बात कर रहे हैं, इजी भी हो एमसीक्यू, इजी भी हो एमसीक्यू भी हो। 500 टोटल केस कितने हैं 1400। ठीक है, तो एफ की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। एफ मतलब वो एमसीक्यू हो। अब एमसीक्यू टोटल कितने हैं हमारे पास? वैसे इस टोटल की जरूरत रहेगी। एमसीक्यू टोटल हमारे पास कितने में, यहां पर लिख देता हूं 900 और ये 500। तो एमसीक्यू टोटल कितने हैं हमारे पास 900। ठीक है ना, उन्हें पूछा ना कि वो एमसीक्यू हो, तो एमसीक्यू कोई भी हो सकता है 900/1400। अब हमें फाइंड क्या करना है? ई बाई एफ। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ई इंटरसेक्शन एफ बाई एफ। ई इंटरसेक्शन एफ मतलब 500/1400। इसका क्या मतलब है 900/1400। अब ये आपस में कट हो जाएंगे, तो मेरे पास कितना रह जाएगा 500/900। अब ये भी आपस में कट हो जाएगा, तो मेरे पास कितना आंसर आएगा 5/9, जो परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी से इसको रिकॉल करते हैं। देखो क्वेश्चन में कुछ कैटेगरीज थी क्वेश्चंस की, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम सैंपल स्पेस नहीं बना सकते। आपको पता है 200 500 की हम सैंपल स्पेस नहीं लिख सकते कि ये क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 अप टू क्वेश्चन 1400, तो ये लिखना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने टेबल बना लिया, एक ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है कि एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसके अंदर भी कैटेगरी है इजी और डिफिकल्ट। तो इस तरह से टेबल मैंने बना लिया। अब ये इक्वली इवेंट का क्वेश्चन है, मैंने आपको समझा दिया क्यों है। ई का मतलब है जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, मतलब ये इजी हो। एफ का मतलब क्या है? जो वो एमसीक्यू हो। ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या होगा? वो इजी भी हो एमसीक्यू भी हो, इजी भी हो एमसीक्यू भी हो, मतलब 500। टोटल क्वेश्चन कितने हैं 1400। एफ वो एमसीक्यू कितने हैं 900/1400। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने इजीली सॉल्व कर लिया। अगर आप इसको कंसेप्ट से समझना चाहते हो, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं बेसिक वाली, तो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था। मतलब ये एफ जो है वो कंप्रेस्ड सैंपल स्पेस होती है। तो ई के लिए एफ जो है वो सैंपल स्पेस है, क्योंकि ये इवेंट हो चुका है। हमें पता है
कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही जो सिलेक्ट हुआ है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये वाले हैं। कितने हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन? 900। उसमें से मुझे इजी क्वेश्चन चुनना है 500 बाय 900। तो इस तरह से हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली हम वैसे पेपर में तो नहीं करेंगे, जस्ट आपको वैसे कंसेप्ट से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की बात करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ईजी है, बट इसमें क्या है कि पूछने का क्वेश्चन को जो है वो ढंग बदल गया। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन, देखो हमेशा ये सोच के कोई भी क्वेश्चन किया करो कि हमें नहीं पता कि ये कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो हमें जस्ट क्वेश्चन को पढ़ना है और अपना कंसेप्ट देखना है कौन सा कंसेप्ट लगेगा। गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। तो ये हमें दिया हुआ है कि टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस, अगर हम दो डाइस को थ्रो करते हैं तो उस पर जो भी नंबर आते हैं वो दोनों क्या है? डिफरेंट है। ये हमें गिवन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। अब देखो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। अगर हमें ये सिंपल, अगर ये ऊपर वाली लाइन नहीं होती तो बताओ ये क्वेश्चन कैसे करते? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। तो डाइस पर जब हम दो बार डाइस को थ्रो करते हैं तो 1 3 का सम 4 बनता है, 2 2 का सम 4 बनता है, 3 1 का सम जो है वो 4 बनता है। ठीक है, मेरे हिसाब से और कोई भी नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी सिंपल कितनी आएगी? 3/36। बट ये जो एक लाइन है ये क्वेश्चन को पूरा चेंज कर देती है। गिवन दैट, गिवन दैट का मतलब क्या होता है? अगर इसको आप ट्रांसलेट करो, ये हमें दिया हुआ है कि जो नंबर ऊपर आ रहे हैं डाइस के वो डिफरेंट है, ये इवेंट हो चुका है और इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हमने ध्यान से पढ़ा, कंसेप्ट समझा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अब हमें सैंपल स्पेस और चेक फॉर इक्वली लाइकली इवेंट्स वही करना है। तो ऐसा करते हैं, पहले सैंपल स्पेस जो है वो लिख लेते हैं। अब देखो जब भी हम दो डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास ये सैंपल स्पेस आती है। अब देखो ये सैंपल स्पेस लिखने का फायदा ये रहता है कि हम डायरेक्टली उस क्वेश्चन को फील कर पाते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन हैज इक्वली लाइकली इवेंट्स, आपको पता है डाइस के बारे में कुछ नहीं बताया गया कि वो अनफेयर है। अगर कुछ नहीं बताया गया तो वो एक फेयर डाई है, और आपको पता है फेयर डाई पर 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, 1 की 1/6, तो टोटल 1/36। इसकी निकाल लो, 2 की 1/6, 4 की 1/6, 1/36। तो इस तरह से सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/36, मतलब इक्वली लाइकली इवेंट्स का क्वेश्चन है। अब उसके बाद हमारी मैपिंग कहती है इवेंट्स लिखो जो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और जो हो चुका है। तो सबसे पहले ई को लिखते हैं। अब देखो किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। हमेशा देखो किसको क्रैम मत किया करो। देखो नॉर्मल बच्चे क्रैम करते हैं कि जो बाद में लाइन लिखी रहती है वो एफ होता है, मतलब जो इवेंट हो चुका होता है। अब यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर वो लाइन पहले से लिखी गई है। तो इस तरह से एनसीईआरटी आपको हर तरह की सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कर रही है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। तो सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस कितना है? 4। अब एफ इवेंट जो पहले हो चुका है, गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। ऐसा करते हैं, इसको लिखते हैं टू नंबर्स appearing on two dice are different। इसका मतलब बस समझने की कोशिश करो कि डाइस पर जो भी नंबर आ रहे हैं, ठीक है, अगर मान लो मैंने डाइस को थ्रो किया, अब मान लो अगर डाइस को मैंने थ्रो किया तो एक पर हो सकता है कि 4 आ जाए, दूसरे पर 2 आ जाए, ठीक है, ये मान लो आपका डाइस है। तो इस तरह से सिचुएशन रहने वाली है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इनके फेवर में सैंपल पॉइंट्स लिखेंगे। सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। तो 1 और 3 का सम 4 है, चेक कर लो आप। 2,2 का भी 4 है, 3,1 का भी 4 है, इसका 5 है, इसके मतलब इससे कम तो होगा ही नहीं। मतलब यही इवेंट्स हैं जिनका मतलब कि सम जितना है 4। अब जो एफ जो हमारी, अगर मैं इसको इवेंट को लिखने जाऊंगा काफ़ी बड़ा है। देखो सम टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन टू डाइस आर डिफरेंट, बट डाइस पर दो नंबर डिफरेंट होने चाहिए। ये डिफरेंट है, दोनों सेम है, ये दोनों डिफरेंट है, ये सभी डिफरेंट हैं।
ये सभी डिफरेंट हैं 2 2 को छोड़ के, ये सभी डिफरेंट हैं 3 3 को छोड़ के, सभी डिफरेंट हैं 4 4 को छोड़ के, सभी डिफरेंट है 5 5 को छोड़ के, सभी डिफरेंट है 6 6 को छोड़ के। तो एक बार मैं जस्ट, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो अब देखो ये जस्ट मैंने आपके लिए लिखा है, तो इसमें ध्यान से देखो 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, मेनली 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है, 5 5 नहीं है, 6 6 नहीं है। तो आपको पता है हमें इंटरसेक्शन एफ फाइंड करना है, ये बहुत ईजी है। 1 और 3 कॉमन है, 2 2 कॉमन नहीं हो सकता, 3 1 कॉमन है, तो बस इसमें और कुछ भी कॉमन नहीं है। अब आपको पता है ये इक्वली इवेंट्स का क्वेश्चन है, तो इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली बहुत इजी है। इसके फेवर में 2 एलिमेंट्स हैं, टोटल 36 हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब इसके फेवर में 30 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, आप गिन लो, देखो टोटल 36 हैं, उसमें से 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 को, मतलब 6 6 को घटा दो, मतलब 6 घटा दो तो 30 इवेंट्स हैं। टोटल कितने हैं? 36। तो नाउ अब आपको पता है कि हमें पी ई बाई एफ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय एफ। तो 2/36 होल डिवाइड बाय 30/36। अब ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, तो मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 2/30। अब ये भी आपस में कट हो जाएगा, 2 1 2, 2 15 30, तो 1/15। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लिया और हमारा जो आंसर है वो परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। देखो इस क्वेश्चन में क्या मुश्किल था? लैंग्वेज, और कुछ भी नहीं है। उन्होंने क्वेश्चन कहां से स्टार्ट किया? गिवन दैट ये इवेंट हो चुका है कि नंबर डाइस पर डिफरेंट आ रहे हैं, ये हो चुका है। अब उसमें से बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ कि सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 4। तो मैंने वही ई को लिखा, ये इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एफ इवेंट हो चुका है, उसके फेवर में, इसके फेवर में, इंटरसेक्शन, अल्टीमेटली आंसर आ गया। कंसेप्ट से समझना चाहो कि अगर एफ इवेंट हो चुका है तो इस पर बताओ कि सम ऑफ द नंबर्स 4 कहाँ पर आ रहा है? 1 3 पर और 3 1 पर। 2 बाय टोटल कितने केस हैं? 30, 2/30। तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको अब सब चीज़ों को आपस में कोरिलेट कर पाओ। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 15th की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। तो डाई को हमें फेंकना है। इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, थ्रो द डाई अगेन, एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स अप देन टॉस ए कॉइन। तो ये एक बेसिकली स्टोरी सी दी हुई है, हमें एक गेम बताई गई है कि इस तरह से हम कोई गेम खेलेंगे। आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सेम क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, मतलब सेम नहीं, ऐसा ही सेम कुछ था एग्जाम्पल नंबर 7 में। तो यहाँ पर क्या है कि डाइस से गेम शुरू हो रही है हमारी, एक डाइस से गेम शुरू हो रही है हमारी, ठीक। तो अगर मल्टीपल ऑफ 3, मतलब आपको पता है डाइस पर 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। अगर 3 और 6 आता है, एक बार 1 2 3 4 5, तो यही नंबर है 1 2 3 4 5 6। तो अगर 3 और 6 आता है, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब यही होता है ना, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब है 3 और 6 आता है, तो हम डाइस को इन दोनों सिचुएशन में हम डाइस को फिर से दोबारा फेंकेंगे। और अगर कोई भी अदर नंबर आता है तो हम कोई भी सिचुएशन में कॉइन को दोबारा टॉस करेंगे। तो यहाँ पर हमारी गेम खत्म हो जाती है। उसके बाद वो बोला है उन्होंने फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, साफ साफ बताया गया ऑफ द इवेंट। किसकी फाइंड करनी है? द कॉइन शोज अ टेल गिवन दैट, ये हो चुका है एटलीस्ट 1 डाइस शोज अ 3। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें पता लग गया कि क्वेश्चन को हमने ध्यान से समझ लिया, उसका मैपिंग हमने मतलब कि एक फ्लो चार्ट बना लिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सैंपल स्पेस तो नहीं बनती क्योंकि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसकी सैंपल स्पेस जो है, मतलब सैंपल स्पेस तो नहीं, इसकी जो फ्लो चार्ट है मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो, आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने फ्लो चार्ट बनाया। अब आपको पेपर में इतना अच्छे से बनाने की जरूरत नहीं है, इसको आप रफ में बना सकते हो और अपनी सैंपल स्पेस लिख सकते हो। क्योंकि ये फ्लो चार्ट बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बिना आप सैंपल स्पेस नहीं लिख सकते। तो डाइस से गेम स्टार्ट हुई थी, मल्टीपल ऑफ 3 आया तो डाइस को थ्रो करेंगे, और कोई भी नंबर आया तो कॉइन को थ्रो करेंगे। ये हमारी गेम है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 आया तो मल्टीपल ऑफ 3 आया तो थ्रो द डाई अगेन, इफ एनी अदर नंबर कम्स अप देन टॉस ए कॉइन। ठीक है, तो सैंपल स्पेस किस तरह से आएगी देखो, इसको पकड़ लो 3 को। अब 3 के साथ अगर 3 आता है तो हमें डाइस को थ्रो करना है। 3 आता है तो हमें आपको सामने आपको दिख रहा है कि डाइस को थ्रो करना है। तो 3 के साथ तो 1 भी आ सकता है, 3 के साथ तो 2 भी आ सकता है,
3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। 3 के साथ सभी नंबर आ सकते हैं। और अगर 6 आता है तो भी 6 के साथ 1 भी आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि इन दोनों ऑप्शन के साथ मुझे डाइस को थ्रो करना है। अगर 1 आता है, अगर डाइस पे 1 आता है तो यानी कि उसके साथ हेड आ सकता है, 1 के साथ टेल भी आ सकता है। अगर 2 आता है डाइस पर तो उसके साथ हेड आ सकता है, 2 के साथ टेल भी आ सकता है। 4 के साथ हेड, 4 के साथ टेल, 5 के साथ हेड, 5 के साथ टेल। तो किसी भी क्वेश्चन में सैंपल स्पेस जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सैंपल स्पेस के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको सैंपल स्पेस की नॉलेज ही नहीं है तो आप आगे वाले इवेंट्स भी नहीं लिख सकते। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आपको बताने जा रहा हूं, चेक फॉर इक्वली लाइकली इवेंट। सेवंथ एग्जाम्पल में भी इसी बात में चेंज था। तो अगर आप देखो, आपको पता डाइस भी फेयर है, कुछ बताया नहीं गया, कॉइन भी फेयर है, ठीक है। तब भी देखना, ध्यान से मेरी बात सुनना, इसको समझाना। देखो 3 और 1, इसको इवेंट को उठा लो, इसकी प्रोबेबिलिटी डाइस पर 1/6 है, इसकी 1/6 है, 1/36 आ गई, ठीक है। सबकी 1/36 ही आएगी इनकी। ध्यान से देखो 1H की, अब इसकी 1/6 है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, तो इसकी कितनी है 1/12। तो क्लियरली इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12 है, तो क्लियरली ये इक्वली लाइकली इवेंट्स का क्वेश्चन नहीं है। और अगर ये इक्वली लाइकली इवेंट्स का क्वेश्चन नहीं है, मतलब यहां पर हम एक्सियोमेट्रिक अप्रोच का यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने ध्यान से करना है। अब जस्ट आपकी नॉलेज के लिए आपको लिख के दिखा देता हूं। तो अब देखो, ये जस्ट आपके नोट्स के लिए लिखा है, इसको आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है जितना मैंने ग्रीन में लिखा है। मैंने ये बताया कि सभी की प्रोबेबिलिटी 1/36 है, इन सभी की प्रोबेबिलिटी 1/36 है, पर जैसे ही कॉइन और डाइस आया तो सभी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/12। तो क्लियरली ये इक्वली लाइकली इवेंट्स के क्वेश्चन नहीं है। तो अगर ये इक्वली लाइकली इवेंट्स के क्वेश्चन नहीं है तो यहां पर हम एक्सियोमेट्रिक अप्रोच का जो है वो यूज करेंगे, बाकी इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो सबसे पहले ई को लिखते हैं। अब देखो ई का मतलब क्या है, किसकी प्रोबेबिलिटी, फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज अ टेल। कॉइन शोज अ टेल, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। गिवन दैट एटलीस्ट वन डाइज शोज अ 3, ठीक है। तो ई इवेंट भी लिख लिया, एफ इवेंट भी लिख लिया। अब इसको ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, ये आपकी सैंपल स्पेस थी, ठीक है। अब ये ई इवेंट है, ये एफ इवेंट है, तो ई के फेवर में सैंपल पॉइंट्स लिखते हैं। कॉइन शोज अ टेल, आप मेरे को बताओ कहां पर टेल है। तो ये रहा 1T, 2T, 4T, 5T, और कहीं पर भी टेल नहीं, आपके सामने है एफ। बहुत इजी क्वेश्चन है। एटलीस्ट 1 डाइस शोज अ 3, कम से कम एक डाई पर 3 आई ज़्यादा भी आ सकते हैं, जैसे 3-1, 3-2, 3-3, ये भी आ सकता है, दोनों पर आ सकता है। 3,4, 3,5, 3,6, 6-1 नहीं, 6-2, 6-3 आएगा, 6-4, 6-5, 6-6 नहीं, ठीक है। और 1 डाइस शोज अ 3, तो मतलब और तो किसी पर 3 नहीं आ रहा, इसको कंप्लीट करते हैं। अब देखो, वैसे उम्मीद नहीं थी कि इसका आंसर इस तरह से आएगा, चलो कोई बात नहीं, इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो, अगर कुछ कॉमन ही नहीं है तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना आया 5। अब आपको पता है, क्योंकि ये इक्वली लाइकली इवेंट्स का क्वेश्चन नहीं है, इक्वली लाइकली इवेंट्स का क्वेश्चन नहीं है, तो हम एक्सियोमेट्रिक अप्रोच का यूज़ करेंगे। तो जस्ट फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, वैसे इसका आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि इसके फेवर में 36 हैं टोटल, 36 बोल रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 केस आएंगे यहाँ पर। 0/20 आएगा, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 0 ही आएगी, मतलब इसका जो आंसर है वो 0 ही आएगा। अब जस्ट वैसी फॉर्मेलिटी एक बार कंप्लीट करके आपको दिखा देता हूँ। अब देखो, ये जस्ट मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्सियोमेट्रिक अप्रोच क्या होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी सबकी, तो 7 टाइम्स इसको ऐड कर दिया। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/36, 1/36 आपको पता है, दोनों डाइस के नंबर्स ही हैं, तो 7/36। इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ,
ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई एफ ये कितनी है 0 होल डिवाइड बाय 7/36। तो 0 बाय समथिंग कितना होता है 0, तो इस तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 0। तो हमने बहुत ईजिली इसको सॉल्व कर लिया। देखो मुश्किल बात क्या थी कि इसमें हमें गेम दी हुई थी, मतलब पैटर्न दिया हुआ था। तो गेम को आप हमेशा अच्छे से समझा करो कि डाइस से गेम शुरू हुई, वो बोलते हैं कि 3 का मल्टीपल आया तो डाइस को थ्रो करेंगे और कोई नंबर आया तो कॉइन को थ्रो करेंगे। तो मैंने इस तरह से सैंपल स्पेस इसकी लिख ली इस तरह से। अब वो बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि कॉइन जो है वो टेल शो करेगा, तो मैंने टेल वाले केस लिख लिए। गिवन दैट जो हो चुका है एटलीस्ट 1 डाइस शोज अ 3, वो लिख लिया। अब कॉमन कुछ नहीं है तो प्रोबेबिलिटी इसकी 0 है, तो अगर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 है, एफ की जस्ट मैंने इसलिए निकाली है क्योंकि अगर एफ आपको पता है हमारा जो डेफिनेशन है इसकी, जो डेफिनेशन है वो भी यही कहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो नीचे वाला इवेंट है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो वो मैंने इसलिए फॉर्मेलिटी की है कि ये जो है 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको फॉर्मेलिटी करके दिखाया है। तो इस तरह से इसका आंसर कितना आ गया 0। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इतने इस तरह के क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 16th की बात करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें 1/2 दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 दी है, तो ए बाई बी हमें फाइंड करना है। अब वैसे अगर मैं आपको बताऊं इसका आंसर में क्लियर है, ए बाई बी की प्रोबेबिलिटी बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पर 0 है, ये नॉट डिफाइंड ही आएगा। जस्ट फॉर्मेलिटी है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी आपको पता है वो कितनी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज, अब इंटरसेक्शन के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, ये गिवन है। तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं था, हमने इसको बहुत इजीली जो है वो सॉल्व कर लिया। अब देखो नेक्स्ट और हमारे इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। इफ ए एंड बी आर इवन सच दैट ए बाई बी और बी बाई ए की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो हमें कुछ यहाँ पर ऑप्शंस दी गई हैं, तो इनमें से क्या जो है वो सही हो सकता है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, लेट आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, ऐसे क्वेश्चन में जब भी आप फंस जाओ आप वहाँ से स्टार्ट करो जहाँ से आपको आता है। मतलब ये फॉर्मूला हमें आता है, इसका फॉर्मूला होता है कि दोनों का कॉमन पोर्शन होल डिवाइड बाय बी, दोनों का कॉमन पोर्शन होल डिवाइड बाय ए, ठीक है। कुछ टीचर्स आपको इस तरह से भी करवा सकते हैं कि बी बाय ए की प्रोबेबिलिटी होती है बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए में कोई भी फर्क नहीं होता। अब क्लियरली ये आपस में कट हो रहे हैं, तो कट कर दो। तो मेरे पास 1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये तो हमारा आंसर जो है यहाँ पर आ चुका है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसको हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप जिन बच्चों ने बेसिक से अभी तक की है उनको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को लेके ही कुछ रिजल्ट्स को प्रूव करेंगे। उस एक्सरसाइज में कुछ भी मुश्किल नहीं है, और उससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम बेस थ्योरम को करेंगे, तो वो भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। तो मैं आपको यही कहूँगा, प्लीज़ कोई भी पार्ट को मिस मत करना, क्वेश्चंस को भी मिस मत करना, क्योंकि बेसिक में आप ये सीखते हो कि उसको कंसेप्ट को समझ लेते हो कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सब कुछ आपको समझ में आ जाता है। बट क्वेश्चन से आप उस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना सीखते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब इसको आप करके आना अच्छे से। अगर आप इसको करके आओगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।